दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन जीके, यानी कि भारतीय जो हमारा सामान्य ज्ञान है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और इंडियन जीके में आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इंडियन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मैंने पहले भी करवाए, वो मैंने अपने नोट्स के थ्रू करवाए हैं। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सारे टॉपिक्स को, इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग से लें और उन्हें वाइट बोर्ड पर करवाया जाए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन हिस्ट्री से रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री या फिर हिंदी में बोले तो भारत का इतिहास। तो जब भी हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसको थ्री स्टेजेस में पढ़ेंगे, यानी कि 3 चरणों में हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। जैसे कि 3 चरण कौन कौन से रहेंगे हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जैसे एक तो एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, फिर मिडवेल इंडिया पढ़ेंगे और फिर मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या रहेगा, प्राचीन भारत। दूसरा रहेगा हमारा मध्यकालीन भारत। और जो हमारा तीसरा रहेगा वो रहेगा हमारा आधुनिक भारत। ये हमारे हिस्ट्री के 3 स्टेजेस रहेंगे। कौन कौन से, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो आपके मतलब कि इन स्टेजेस में हमने हिस्ट्री को क्यों डिवाइड किया, पहले तो हम ये देखते हैं क्योंकि हर काल समय मतलब कि जितना भी हमारा समय काल है उसकी अलग अलग परिस्थितियाँ रही हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग रही हैं, राजनीतिक अलग रही हैं, सामाजिक अलग रही हैं। तो समय के साथ साथ इनमें चेंज आया। तो उस चेंज को देखते हुए क्या हुआ, हमने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांट लिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जब आपको प्राचीन भारत, इसकी समय सीमा, अब हम इनकी समय सीमा पढ़ेंगे। तो पहले प्राचीन भारत की समय सीमा क्या रहेगी। प्राचीन भारत का समय रहा आपका 712 ईस्वी तक। 712 ईस्वी तक का आपका प्राचीन भारत का समय रहा। यानी कि जब से हम भारत के इतिहास को जानते हैं, जितनी शुरुआत से हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं, तब से लेकर 712 ईस्वी तक क्या रहा, प्राचीन भारत रहा। वो हमारा कौन सा पोर्शन रहेगा, प्राचीन भारत का पोर्शन रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत का समय सीमा रही 712 ईस्वी से लेकर 18वीं सदी तक। कौन से सदी तक, 18वीं सदी तक। जब का मध्यकालीन भारत, इसकी समय सीमा क्या रहेगी, 712 ईस्वी से लेकर 18वीं सदी तक आपके मध्यकालीन भारत की समय सीमा रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत की समय सीमा क्या रहेगी, 18वीं सदी से अब तक। जो आपका मॉडर्न इंडिया है वो क्या रहेगा, आपके 18वीं सदी से लेकर जो अब तक, उसमें आपकी सारी स्टैटिक जीके भी आएगी। तो वो सारा आपका क्या रहेगा, आपका आधुनिक भारत में आएगा। वो सारा पोर्शन आपका क्या रहेगा, आधुनिक भारत का पोर्शन रहेगा। तो प्राचीन भारत की समय सीमा 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत की 712 ईस्वी से 18वीं सदी तक, आधुनिक भारत 18वीं सदी से अब तक रहेगा। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया को, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, आपके जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो अब हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया। क्या पढ़ेंगे इसमें, एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे भारत के नामकरण से ही पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारा देश भारत है, इसका कोई एक नाम नहीं है, इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, ब्रह्मवर्त भी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जिनसे हम अपने बात को जानते हैं। तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि जो ये नाम दिए गए हैं किन खूबियों के कारण दिए गए हैं। तो पहला नाम है भारत। पहला नाम क्या रहेगा, भारत। तो भारत को भारत नाम क्यों दिया गया?
भारत को भारत नाम क्यों दिया गया? भारत को भारत नाम दिया गया भरत नामक कबीले के नाम पर। आर्यों का प्राचीन काल में आर्यों का एक कबीला होता था जिसका नाम क्या था? भरत। जिसका नाम क्या होता था? भरत। तो उस कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। किस कबीले के नाम पर? भरत नामक कबीले के नाम पर। भरत नामक कबीले के नाम पर। भरत नामक कबीले के नाम पर क्या हुआ? हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। जो आपका ये भरत कबीला, इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस कबीले का जो शासक था या फिर इसका जो हेड था उसका नाम क्या था? तो इसका हेड कौन था? सुदास। जो आपका भरत कबीला, इसका हेड कौन था? सुदास इसका हेड था। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो है आर्यवर्त। भारत को एक दूसरा नाम क्या दिया गया? आर्यवर्त भी बोला गया। आर्यवर्त। तो भारत को आर्यवर्त क्यों बोला गया? देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आर्य, आर्यव्रत यानी कि आर्यों का स्थान। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन थे? आर्य थे। तो आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भी भारत को क्या बोला गया? आर्यवर्त बोला गया। तो आर्यवर्त क्यों बोला गया? आर्यों का निवास स्थान होने के कारण। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हिंदुस्तान। हमारे देश को तीसरा नाम क्या मिला? हिंदुस्तान मिला। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। जो हमें तीसरा नाम भारत को कौन सा मिलेगा? अभी हिंदुस्तान नाम मिला। कौन सा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। कौन सा नाम मिला तीसरा? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? मध्यकालीन लेखकों ने किया था। जो आपका हिंदुस्तान शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मध्यकालीन लेखकों ने किया था। यानी कि जो मध्यकालीन भारत के लेखक हुए, मध्यकालीन जो हमारा इतिहास रहेगा उसमें जो लेखक हुए उन्होंने क्या नाम दिया? भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया? मध्यकालीन लेखकों ने। मध्यकालीन लेखकों ने भारत को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम पता है कि हिंदुओं का स्थान यानी कि हिंदुओं का निवास स्थान या फिर आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, जैसे कि आर्यवर्त बोला गया, उसी तरह हिंदुओं की अधिकता के कारण या फिर हिंदू, क्योंकि हमें पता है कि जो भारत है उसकी मुख्य जाति धर्म जो भी है वो क्या है? हिंदू। तो हिंदुस्तान क्या क्यों दिया गया? हिंदुओं की अधिकता के कारण क्या किया गया? मध्यकालीन लेखकों ने हिंदुस्तान नाम दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडिया। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के लिए किसने किया था? ईरानियों और यूनानियों ने किया था। किसने किया था इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? ईरानियों ने और यूनानियों ने। ईरानियों और यूनानियों ने किया था। ईरानी और यूनानियों ने। ईरानी और यूनानियों ने क्या किया? भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंडिया शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि जो प्राचीन काल में आर्य आए थे, हमें पता आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से होकर आए थे। तो वो कहाँ पर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। और सप्त सिंधु प्रदेश की मुख्य नदी क्या थी? सिंधु नदी थी। और सिंधु नदी को जो यूनानी थे वो क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे। तो इंडस के पास रहने वाले यानी कि जो इंडस वैली है उसके साथ में, मतलब कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने क्या बोला? इंडियन बोला। और इंडियन से यहाँ पे नाम क्या पड़ गया? हमारा इंडिया पड़ गया। कौन सा नाम पड़ गया? इंडिया पड़ गया। तो भारत के अंदर चार नाम कौन कौन से पड़े? आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। इसके बाद जो नेक्स्ट है, भारत को उपमहाद्वीपीय कहा जा सकता है और एक प्रायद्वीपीय कहा जा सकता है। भारत को क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीपीय बोला जाता है। तो उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है भारत को? भारत को उपमहाद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत में एक महाद्वीप की सारी खूबियाँ होती है। एक महाद्वीप के अंदर अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं। तो सेम चीज़ भारत में भी है। भारत में अनेक धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं, उनमें एकता है। मतलब कि एक ही जगह पर बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनके अपने धर्म की मान्यताएं भी हैं। इसके अलावा भारत में सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ऐसा बहुत कम
होता है कि एक ही राष्ट्र में सभी प्रकार की ऋतुएं मिल जाए, लेकिन भारत में ऐसा होता है। और भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसके आधार को भी ध्यान में रखते हुए भारत को एक उपमहाद्वीप बोला गया। इसके अलावा भारत को एक प्रायद्वीप भी कहा गया। भारत को क्या बोला गया? एक प्रायद्वीप भी कहा गया। तो पहले में देखना प्रायद्वीप होता क्या है। प्रायद्वीप होता है जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, यानी कि मान लीजिए जमीन का कोई टुकड़ा है, इसके तीन तरफ पानी हो, इसके ऊपर वाली साइड यानी कि इसकी इधर इधर और इधर अगर पानी है तो हम क्या कहेंगे? ये एक प्रायद्वीप है। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी होता है। द्वीप के चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है। प्रायद्वीप के चारों तरफ पानी नहीं होता, सिर्फ तीन तरफ पानी होता है। तो भारत को प्रायद्वीप भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? भारत को प्रायद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत के अगर हम पश्चिम में जाएं, मान लीजिए आपका मैप में ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, ये आपका इंडिया है, ये क्या आपका इंडिया, ये आपका इंडिया में नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। हमें पता भारत के तीन तरफ पानी है, यानी कि भारत की ये चार साइड होगी, 1 2 3 4, इसमें से तीन तरफ पानी है। आपके पश्चिम में कौन सा सागर लगता है? अरब सागर लगता है। जो आपका वेस्ट है उसमें कौन सा सागर है? अरब सागर। जब आप नीचे साउथ में आते हो तो नीचे साउथ में कौन सा सागर है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर। अगर आप ईस्ट में जाते हो यानी कि पूर्व में जाते हो तो क्या है? बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल है। पूर्व में क्या रहेगी? आपकी बंगाल की खाड़ी रहेगी। तो इस तरह भारत कितनी तरफ से पानी से घिरा हुआ? तीन तरफ से। तीनों तरफ इसके क्या है? पानी पानी, जिस कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं? कि प्रायद्वीप बोल सकते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप भी है। इसके बाद जो प्राचीन भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने भारत के लिए चतुस्थान संस्थितम शब्द का प्रयोग किया। जो प्राचीन भूगोलवेत्ता है उन्होंने क्या किया? प्राचीन भूगोलवेत्ता उन्होंने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चतुस्थान संस्थितम। कौन सा शब्द का? चतुस्थान संस्थितम शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि हमें पता है भारत क्या करती कैसी है? एक चतुर्भुज की तरह है। भारत क्या करती कैसी है? कि चतुर्भुज की तरह है, जिसके कारण भारत को क्या बोला गया? चतुस्थान संस्थितम बोला गया। किसने दिया ये नाम भारत को? प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने भारत को क्या बोला? चतुस्थान संस्थितम बोला। इसके बाद भारत को इसकी मूलभूत एकता के लिए पाणिनि के अष्टाध्यायी में भारतवर्ष कहा गया। क्योंकि जब भी हम छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं, बड़ी क्लास में भी आते हैं, कोई भाषण होता है उसमें भी भारत के लिए कई बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। जब का भारतवर्ष नाम है ये भारत के लिए सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया? पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रयोग किया गया। पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भारत के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। तो अभी पहले हमने पढ़ा कि भारत के नाम, यानी कि हमने भारत का एक तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि भारत के, अगर हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो पहले से 3 भागों में पढ़ते हैं। फिर उसके जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो फिर हम पहले पढ़ते टाइम हम देखेंगे कि भारत का इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। हम भारत के सारे नामों को डिस्कस किया हमने। अब हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास के स्रोत हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत, या फिर हम बोले तो इसको ऐसे बोल सकते हैं सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो कौन कौन से स्रोत हैं? इसके मुख्य रूप से कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं, यानी कि 3 सोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं? साहित्यिक साक्ष्य, फर्स्ट आपका साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा आपका विदेशियों के वृत्तांत, विदेशियों के वृत्तांत, और तीसरा आपका पुरातात्विक साक्ष्य।
अगर हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि प्राचीन काल में क्या था, कैसे था, कैसी शासन व्यवस्था थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी। ये सारी चीज़ें हमें सोर्सेज से पता चलती है। कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे? मुख्य रूप से साहित्यिक साक्ष्य रहेंगे, यानी कि जो प्राचीन साहित्य है, जो पुस्तकें हैं, उनसे हमें जो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है वो साक्ष्य है। इसके बाद जो रहेंगे विदेशियों के वृत्तांत, क्योंकि हमें पता है समय समय पर बाहर के देशों से, यानी कि जो विदेशी लोग भी भारत में आए हैं, चाहे वो घूमने के लिए आए हैं, कुछ साल यहाँ पे रहे भी हैं, तो जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने पाया, उन्होंने उसको अपनी पुस्तकों में लिखा। तो उनसे हमें क्या पता लगता है? जो हमारे विदेशियों के वृत्तांत हैं उनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके बाद है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि जैसे कि हमें कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, जैसे सिक्के मिलते हैं या फिर प्राचीन किले हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, मूर्तियां हैं, तो उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुख्य रूप से कितने साक्ष्य हो गए? साहित्यिक, विदेशियों के वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम साहित्यिक साक्ष्य को डिस्कस करेंगे। कौन से साक्ष्य डिस्कस करने हैं अभी हमको? साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि साहित्य के थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ेंगे। साहित्यिक साक्ष्य, आप साहित्यिक साक्ष्य में, साहित्यिक साक्ष्य जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि साहित्य के थ्रू में जो पता लग रहा है। तो अब उस साहित्य में क्या क्या शामिल किया जाएगा? तो साहित्य के अंदर क्या क्या शामिल किया जा रहा है? आपके वेद, वेदांग, उपनिषद, जो आपके धार्मिक ग्रंथ है जैसे कि रामायण, महाभारत, इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या हमने इसमें मतलब कि क्या क्या डाला? वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथ रहेंगे। इसके अलावा जो बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य, इससे हमें क्या पता चलता है कि इतिहास के बारे में पता चल रहा है, हमें अपने जो प्राचीनतम इतिहास उसके बारे में पता चल रहा है। तो बारी बारी से थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हमको इनको आगे की वीडियोस स्पेशली इनके ऊपर बनाएंगे, इनको बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बिल्कुल डीपली जाके इनको अच्छे से करेंगे। तो पहले जो आता है हमारा वो है वेद। तो हमको पता है वेद कितने हैं? 4। वेदों की संख्या कितनी रहेगी? 4। कौन कौन से रहेंगे? फर्स्ट आपका ऋग्वेद, तो दूसरा है वो आपका रहेगा सामवेद, फिर आपका यजुर्वेद और फिर आपका अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इसको ऋचाओं का संग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋचाओं का संग्रह बोला जाता है। जो आपका सामवेद है इसको बोला जाता है गीति मंत्रों का संग्रह, गीति मंत्रों का संग्रह। इसके बाद जो आपका यजुर्वेद है इसको यज्ञानुष्ठानों से संबंधित माना जाता है, यज्ञानुष्ठानों से संबंधित। और जो आपका अथर्ववेद है ये जादू टोनों से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा? जादू टोनों से। वेद कितने रहेंगे? 4। तो ऋग्वेद को क्या बोला जाता है? ऋचाओं का संग्रह बोला जाता है और इसको पूरे संसार की प्राचीनतम पुस्तक भी माना जाता है। जो आपका ऋग्वेद है इसको पूरे विश्व की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। और जो आपका हिंदू धर्म है या फिर सनातन धर्म है उसकी धार्मिक पुस्तक माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इसको माना जाता है। इसके बाद जो आपका सामवेद है ये गीति मंत्रों का संग्रह, यानी कि जो संगीत से संबंधित वेद आपका रहेगा वो क्या रहेगा? सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। सामवेद को क्या माना जाता है? संगीत का जनक माना जाता है। संगीत की जितनी भी विधाएं हैं जैसे शास्त्रीय संगीत है और भी जो हमारे संगीत है उन सब का वर्णन कहाँ पे रहेगा? सामवेद में रहेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गीति मंत्रों का संग्रह बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यजुर्वेद। जब आपका यजुर्वेद इसको यज्ञानुष्ठानों से संबंधित माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो टाइम था उसमें क्या होता था? यज्ञ बहुत ज़्यादा किए जाते थे, यानी कि हवन किए जाते थे, देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था।
कई बार पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए भी हवन किए जाते थे। तो यज्ञानुष्ठान की जो विधियां हैं, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, उनका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? यजुर्वेद में मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये जो यज्ञानुष्ठानों से संबंधित माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद को माना जाता है जादू टोनों से संबंधित। किससे संबंधित माना जाता है? जादू टोनों से संबंधित माना जाता है। यानी कि जितने भी आपके जादू टोनों से संबंधित मंत्र हैं, वो संग्रह किसका है? अथर्ववेद उनका संग्रह रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वेद के बाद है वेदांग। वेद के बाद क्या रहेंगे आपके? वेदांग रहेंगे। क्या रहेंगे? वेदांग। जो आपके वेदांग है उनकी संख्या कितनी है? 6। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग क्या है? वेदों पर आधारित है। वेदांग क्या आपके? वेदों पर आधारित ही है। और वेदांग की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। कौन कौन से रहेंगे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग कितने रहेंगे आपके? 6 रहेंगे। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनको हम बाद की वीडियोज में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमको सिर्फ जो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आ रहे हैं उनको अच्छे से करना है। इसके बाद जो वेदांग के बाद आपके उपनिषद भी हैं और जो आपके धार्मिक ग्रंथ है जैसे रामायण महाभारत, उनको भी साहित्यिक साक्ष्य में शामिल किया जाता है। इसके बाद जो आपका रहेगा वो है बौद्ध साहित्य, जो आपके बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें प्राचीन काल की जानकारी मिल रही है। तो पहले हम बौद्ध ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ जो आपके हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, उनमें मुख्य ग्रंथ रहेंगे 3। कौन कौन से? त्रिपिटक, निकाय और जातक। कौन कौन से रहेंगे? त्रिपिटक, निकाय और जातक। ये जो तीनों हैं, ये 3 ग्रंथ है, त्रिपिटक, निकाय और जातक, ये आपके मुख्य ग्रंथ रहेंगे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथों में कौन कौन से आएंगे? त्रिपिटक, निकाय और जातक। फिर 2 ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है जो दीपवंश और महावंश। कौन कौन से? दीपवंश और महावंश। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, दीपवंश और महावंश। जो आपके दीपवंश और महावंश हैं, इससे आपको जानकारी मिलती है मौर्यकालीन, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जानकारी हमें कौन से बौद्ध ग्रंथों से मिल रही है? दीपवंश और महावंश से हमें क्या मिल रही है? मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रहा है? मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त हो रही है आपको। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा कि कौन से बौद्ध ग्रंथ मौर्यकालीन जानकारी प्रदान करते हैं? तो कौन से बौद्ध ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है? दीपवंश और महावंश। कौन सा से मिलती है? दीपवंश और महावंश से हमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद-पन्हो। आपका एक बौद्ध ग्रंथ रहेगा, कौन सा? मिलिंद-पन्हो। और इसके लेखक रहेंगे नागसेन। किसकी रचना रहेगी? ये नागसेन की रचना रहेगी, नागसेन रचित। नागसेन क्या है? इसके लेखक है। कौन सा ग्रंथ? मिलिंद-पन्हो। और इसके लेखक कौन रहेंगे? नागसेन। इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? हिंद यवन शासक मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में जानकारी मिल रही है हमें इस ग्रंथ से? मिनांडर के बारे में जानकारी मिल रही है। किसके बारे में? मिनांडर के बारे में। कैसा शासक था? हिंद यवन शासक था। इसका वंश क्या था? हिंद यवन। हिंद यवन शासक मिनांडर के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? मिलिंद-पन्हो से मिल रही है। इसके बाद एक ग्रंथ है कथावस्तु। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है एक कथावस्तु, जिससे हमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पता चल रहा है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, कथावस्तु। कथावस्तु कैसा ग्रंथ रहेगा? बौद्ध ग्रंथ रहेगा। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? महात्मा बुद्ध के जीवन की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिल रही है? महात्मा बुद्ध के जीवन की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? कथावस्तु से मिल रही है।
महात्मा बुद्ध के जीवन की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? कथा वस्तु से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है? तो कौन सा ग्रंथ देता है? कथा वस्तु। कथा वस्तु कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेंगे हमारे जैन ग्रंथ रहेंगे, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चल रहा है। वो कौन से ग्रंथ रहेंगे? अभी जैन ग्रंथ पढ़ेंगे। जैन ग्रंथ यानी कि जो जैन धर्म से संबंधित है, जो जैन धर्म के संबंधित या फिर जैन धर्म के जो ग्रंथ हो, कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथों में सबसे मुख्य क्या माना जाता है? आगम माना जाता है। आगम क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में क्या माना जाता है? आगम। आगम महत्वपूर्ण रहेगा। आगम क्या रहेगा आपका? महत्वपूर्ण रहेगा। और जो जैन आगम है इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे अंग। जो जैन आगम है इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेंगे? अंग। और अंगों की संख्या कितनी रहेगी? 12। अंगों की संख्या कितनी रहेगी? 12। और प्रत्येक का एक उपांग भी है। जो आपके अंग है कितने? 12। और इनके क्या हैं? उपांग भी हैं। क्या है? प्रत्येक के उपांग भी हैं। इसके बाद क्या है? जो आपके अंग और उपांग हैं, यानी कि जो आपके ये हैं और ये हैं, इनके ऊपर क्या लिखे जाते थे? चूर्णी और टीका। जो उनके ऊपर भाष्य लिखे जाते थे उनको क्या बोला जाता था? चूर्णी भी बोला जाता था, टीका भी बोला जाता था, और महाभाष्य भी बोला जाता था, निरुक्ति भी बोला जाता था। जो आपके ये उपांग और अंग है, तो ऊपर जो महाभाष्य लिखे जाते थे उनको क्या बोला जाता था? चूर्णी या टीका बोला जाता था। चूर्णी या टीका बोला जाता था किसको? जो इनके ऊपर भाष्य लिखे जाते थे उनको। जो जैन ग्रंथ हैं, मुख्य जो जैन ग्रंथ हो कौन कौन से रहेंगे? मुख्य जैन ग्रंथ रहेंगे आपके परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, भद्रभा उच्चरित। इसके अलावा कौन सा रहेगा आपका? भद्रभा उच्चरित। ये जो आपके रहेंगे मुख्य जैन ग्रंथ रहेंगे। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ मुख्य थे, निकाय, जातक, तो उसी तरह आपके जैन ग्रंथ क्या रहेंगे? परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र और भद्रभा उच्चरित। ये आपके क्या रहेंगे? मुख्य जैन ग्रंथ रहेंगे। इसके बाद जो आपका भगवती सूत्र ग्रंथ है, इससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। जो जैन ग्रंथ है, मैंने बताया मुख्य जो जैन ग्रंथों में आपका एक ग्रंथ है, कौन सा? भगवती सूत्र। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो भगवती सूत्र से हमें किसकी जानकारी मिल रही है? भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलेगी महावीर स्वामी के जीवन की। जो आपके महावीर स्वामी हैं, इनके जीवन की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? भगवती सूत्र से। महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी, ये जीवन से संबंधित ग्रंथ है आपका। आपका भगवती सूत्र किससे संबंधित है? महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित है। इसके अलावा इसमें एक और जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। जो समय भारत में 16 महाजनपद थे, उनकी जानकारी भी हमें कहाँ मिल रही है? भगवती सूत्र में मिल रही है। भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद जो आपका कलहन है, आपका एक कवि होगा, एक लेखक आएगा, कलहन, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपके जैन ग्रंथों के बाद नेक्स्ट जो बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका कलहन से बन रहा है। किससे बन रहा है? कलहन से। कलहन, तो कलहन की एक पुस्तक थी राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक थी कलहन की? राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक क्या रहेगी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से हमें किसका वर्णन मिल रहा है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिल रहा है। किसका वर्णन मिलता है? कश्मीर के इतिहास का। कश्मीर के इतिहास का वर्णन कहाँ पे हो रहा है? कलहन की राजतरंगिणी में हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? या तो आपसे यही पूछ लेगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन रहेंगे? कलहन। और कलहन जो है, जो कलहन की राजतरंगिणी, इससे हमें किसका पता चल रहा है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन कहाँ से मिल रहा है? कलहन की राजतरंगिणी से हमें मिल रहा है। इसके बाद जो
जो संस्कृत आपके जितने भी ग्रंथ हैं या फिर संस्कृत जो घटनाएं हैं, इनका जो क्रमबद्ध लेखन जो किया वो भी किसने किया था? कलहन ने किया था। जो आपकी जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका संस्कृत में क्रमबद्ध लेखन किसने किया? कलहन ने किया। क्रमबद्ध लेखन किया था इन्होंने। जो आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका क्या किया था? कलहन ने क्रमबद्ध लेखन किया था। सबसे पहले ये हुए थे जिन्होंने क्रमबद्ध लेखन किया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया। उसमें हमने भारत का इंट्रोडक्शन पढ़ा, भारत के विभिन्न नाम पढ़े जैसे कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और जो हमारे आर्यवर्त हैं। इसके बाद हमने भारत के इतिहास के साक्ष्य पढ़ना स्टार्ट किया कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। तो उसमें आज हमने पढ़े थे साहित्यिक साक्ष्य, और साहित्यिक साक्ष्य में हमने वेदों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर वेदांत के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है। वैसे हम इनके बारे में इनकी अलग से वीडियोस बनेंगी, उनमें बहुत ही अच्छे से डीपली जाके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।